हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सितंबर माह का द्वितीय पाक्षिक मूल्यांकन का हल। तो विषय है हमारा भौतिक शास्त्र और आप देख सकते हैं कि जो कक्षा है वो कौन सी कक्षा है, 12वीं। तो 12वीं कक्षा के भौतिक शास्त्र का हल हम लोग शुरू करते हैं। आइए। तो सबसे पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा एवं हसाई मात्रक लिखिए। तो परिभाषा आप लोग देख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से उसके लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? फाई से व्यक्त करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का हसाई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत चलाया जाता है तो चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। तो नियम क्या होगा? नियम आप लोग पढ़ सकते हैं। यदि दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत मिलाएं तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा एवं तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। चित्र यहाँ पर बना दिया है मैंने, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रश्न 3, तार का एक बंद लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है, प्रेरित धारा का मान कितना होगा? तो जब बंद लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाएगा तो लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? परिवर्तित होगा और उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो वहाँ पर प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न होगी। यदि लूप बंद परिपथ में है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी और उसका मान धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर नियत होकर घटता जाएगा। और अगर यदि लूप जो है वो खुले परिपथ में है तो उसमें कोई भी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 में हम आ जाते हैं, प्रेरक कुंडली तांबे की क्यों बनाई जाती है? तो प्रेरक कुंडली तांबे की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि तांबे का जो ओमीय प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रेरित विद्युत वाहक धारा जो है वो उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा के लिए संधारित्रीय प्रतिघात कितना होता है? तो दिष्ट धारा के लिए संधारित्रीय प्रतिघात अनंत होता है। प्रश्न 6 है, प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित क्यों नहीं करती? तो चूंकि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? 0 होता है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय तथा रासायनिक प्रभाव उत्पन्न नहीं करती। ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। 7वां सवाल है, किसी एसी परिपथ में धारा को कम करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है और क्यों? तो देख सकते हैं, एसी परिपथ में धारा को कम करने की सर्वश्रेष्ठ विधि प्रेरकत्व का उपयोग है, क्योंकि इसके उपयोग से शक्ति क्षय क्या हो जाता है? लगभग नगण्य हो जाता है। ठीक है। प्रश्न 8 में आ जाइए, फेजर आरेख को परिभाषित करिए। तो एक ही आवृत्ति के प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा को फेजर के रूप में, जिनके मध्य कोई कलांतर है, प्रदर्शित करने वाले आरेख को हम क्या बोल देते हैं? फेजर आरेख बोल देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक एसी परिपथ में 100 वर्गमूल 2 वोल्टता है तो वोल्टता का शिखर मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता है कि वोल्टता का जो शिखर मान होता है ना। तो वोल्टता का शिखर मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? फार्मूला देखने से पहले ये जान लीजिए, आपको जो वैल्यू दी हुई है 100/√2, वो किस चीज़ की वैल्यू है? VRMS की वैल्यू। ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान वेग कितना दिया हुआ है? 100/√2 वोल्ट। ठीक है। अब फार्मूला हमारे पास होता है VRMS = V0/√2। तो यही जो V0 है यही हमारा क्या है? वोल्टता का शिखर मान है। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिए तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? V0 = 200 वोल्ट, यानी वोल्टता का जो शिखर मान है वो कितना है? 200 वोल्ट है। ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 10, स्वप्रेरकत्व व अन्योन्य प्रेरकत्व में 2 अंतर लिखिए। तो देख सकते हैं, स्वप्रेरकत्व में क्या बोला गया है? इसमें एक ही कुंडली होती है। अन्योन्य प्रेरकत्व में 2 कुंडलियाँ होती है। स्वप्रेरकत्व में प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित करती है और अन्योन्य प्रेरकत्व में प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में प्रवाहित होती है, अतः मुख्य धारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भंवर धाराएं क्या है? इनके प्रमुख उपयोग लिखिए। ठीक है। तो भंवर धाराएं क्या होती है भाई? जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इन्हें क्या बोलते हैं? भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराओं का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? पहला है धारामापी को रुद्धदोल बनाने में, दूसरा कहाँ पर? प्रेरण भट्ठी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम क्या क्या है? पहला नियम कहता है, जब कभी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। द्वितीय नियम आप लोग देख सकते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन में आ जाइए, प्रश्न क्रमांक 13, उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में 3 अंतर लिखिए। तो अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर देख सकते हैं। पहला अंतर है, धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। कौन? अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? धारा की प्रबलता को घटा देता है।
फिर अपचायी ट्रांसफार्मर, इसका परिनमन अनुपात 1 से कम होता है, और उच्चाई ट्रांसफर में इसका परिनमन अनुपात 1 से अधिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरा अंतर मैंने नहीं लिखा है, तीसरे अंतर के लिए मैंने खाली स्थान यहाँ पर छोड़ दिया है। तो एक अंतर आप लोग खोज करके मुझे बताएंगे और मेरे कमेंट सेक्शन में, जो वीडियो के कमेंट सेक्शन है उसमें लिख करके बताएंगे कि तीसरा अंतर क्या होगा उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। श्रेणी LCR परिपथ का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। परिणामी वोल्टता, परिपथ की प्रतिबाधा और अनुनादी आवृत्ति। तो देख सकते हैं इस प्रकार से जो चित्र बना हुआ है ये LCR परिपथ है। इसमें LCR परिपथ का मतलब यहाँ पर आपको L मिलना चाहिए जो कि ये है इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व। ठीक है, C मिलना चाहिए यानी कि कैपेसिटेंस यानी कि जो आपका कैपेसिटेंस जिसको प्रदर्शित करता है संधारित्र, वो यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या मिलना चाहिए, रेजिस्टेंस मिलना चाहिए यानी कि R। ठीक है, जो कि आपको किससे मिलता है, प्रतिरोध से। ठीक है, तो ये तीनों युक्तियाँ इसमें जुड़ी हुई है, इसलिए ये परिपथ क्या कहलाता है, LCR परिपथ। यहाँ पर जो विद्युत स्रोत है वो कैसा स्रोत है, AC स्रोत है। ठीक है, तो देख सकते हैं चित्रानुसार प्रेरकत्व L, धारिता C और प्रतिरोध R एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में कैसे जुड़े हैं आप लोगों को पता है, देख लीजिए श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जुड़े होने के बाद आगे क्या बोला गया है, माना किसी क्षण आरोपित वोल्टेज कितना है, V = V0 sin ωt। ठीक है, ये AC वोल्टेज है। अब यदि किसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा कितनी हो, I हो, तो प्रेरकत्व L, ठीक है, प्रेरकत्व L जो है उसके सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, VL = I × XL। ठीक है, उसी प्रकार से धारिता C के सिरों के बीच विभवांतर VC = I × XC और प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर VR = I × R। ये समीकरण हमारे 1, 2, 3 हो गए। अब LCR परिपथ के लिए आप कला आरेख देख सकते हैं। LCR परिपथ में कला आरेख इस प्रकार से बनता है, ये इस दिशा में हम धारा को दर्शाएंगे, इस दिशा में हम प्रेरकत्व के वोल्टेज को दर्शाएंगे। ठीक, सॉरी, इस दिशा में हम वोल्टेज को दर्शाएंगे। ये आपकी जो दिशा है, यही सेम दिशा किसकी है, जो प्रतिरोध के मध्य लगने वाला विभवांतर है उसकी दिशा है। ये है आपकी दिशा प्रेरकत्व के मध्य लगने वाले विभवांतर की, ये आपकी दिशा है जो धारिता के मध्य लगने वाले विभवांतर की। ठीक है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं VC का डायरेक्शन ये है और VL का डायरेक्शन ये है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इस वजह से VL - VC हमको इसी दिशा में प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये फेजर डायग्राम है या फिर कला आरेख है। ठीक है, इसका डिटेल आप लोग नीचे देख सकते हैं क्या है। कला आरेख के चित्र से स्पष्ट है कि विभवांतर VR और धारा I समान कला में होते हैं। तो देख लीजिए VR और I की दिशा एक ही है, इसलिए समान कला में है। ठीक है, विभवांतर VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी तथा विभवांतर VC धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर धारा I की दिशा ये है। ठीक है, अब VC क्या है, उससे पश्चगामी है 90 डिग्री, और VL क्या है, अग्रगामी है 90 डिग्री। अग्रगामी मतलब इस दिशा में, ठीक है, और पश्चगामी मतलब इस दिशा में। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ जाइए, क्या लिखा हुआ है, स्पष्ट है कि VL और VC के बीच 180 डिग्री का कलांतर होगा। तो VL और VC के बीच देख सकते हैं यहाँ पर कितने डिग्री का कलांतर है, ये VL और VC एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये VL की दिशा है और ये VC की दिशा है, तो दोनों के बीच में कलांतर कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम। अब ये क्लियर होने के बाद परिणामी वोल्टेज की गणना कैसे करेंगे। VL और VC का जो परिणामी है वो कितना हो जाएगा, VL और VC का परिणामी जो होगा वो होगा VL - VC। ठीक है, तथा VL - VC और VR के मध्य कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कलांतर होगा। तो देख सकते हैं VL - VC कहाँ पर है, ये VL - VC है ना, और VR कौन सी दिशा में है, इस दिशा में है, और ये VL - VC की दिशा है। तो दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। अब क्या लिखा हुआ है, यदि LCR परिपथ का विभवांतर V है तो कला आरेख से हमको क्या मिल जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो V² = V² किसका काम कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है, तो VR² + VL - VC²। ठीक है, एक आधार का काम कर रहा है और एक लंब का काम कर रहा है। ठीक है, समीकरण 1, 2, 3 में आपने किसका मान निकाला है, समीकरण 1, 2, 3 में आपने VR का मान निकाला है, VL का मान निकाला है और VC का मान निकाला है। ठीक है, इन मानों को यहाँ पर प्रतिस्थापित करिए, सिंप्लीफाई करिए, सरलीकृत करिए, और उसके बाद आपको अंत में मान क्या मिल रहा है, ये आपको मिल जा रहा है V = I अपने कॉमन ले लिया है, √/, कितना, R² प्लस ब्रैकेट में है ωL - 1/ωc²। ठीक है, यही परिणामी वोल्टेज का सूत्र है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देख लीजिए प्रतिबाधा कैसे निकालेंगे। तो प्रतिबाधा निकालने के लिए पहले आप समीकरण 4 को देख लीजिए। समीकरण 4 आपका है ये, V = I √/R² + XL - XC²। ठीक है, अब इसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या, प्रतिबाधा समीकरण नंबर 4 से प्रतिबाधा कैसे निकालोगे, प्रतिबाधा = होता है V/I, दैट इज =
रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस समीकरण की तुलना अगर हम ओम के नियम से करें वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर से, तो आर की जगह यहाँ पर हमको क्या मिल जा रहा है, आर इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। यही परिपथ का क्या होगा, प्रभावी प्रतिरोध होगा, और इसे ही हम क्या बोल देते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। तो जेड का सही मान कितना हो जाएगा, जेड का सही मान होगा जेड इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। यहाँ से आप एक्सएल की जगह ओमेगा एल लिख सकते हैं और एक्सी की जगह 1 ओमेगा सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ जो है यहाँ पर ये दी हुई है, यहाँ तक के आपका प्रतिबाधा निकल गया। प्रतिबाधा का जो सूत्र निकलना था वो यहीं तक के निकलना था। ठीक है, इससे आगे हम गणना किस चीज़ की कर रहे हैं, अनुनादी आवृत्ति की। तो अनुनादी आवृत्ति की गणना करने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत होती है, कलांतर की, कलांतर tan phi। अब क्वेश्चन में क्योंकि कलांतर निकालने के लिए नहीं कहा गया है, इसलिए मैंने कलांतर अलग से निकाल करके नहीं दिखाया है, सीधे मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, tan phi इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी अपॉन आर। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे आप अगर पूरा डेरिवेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कलांतर निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ फाई क्या चीज़ है, फाई वी और आई के बीच कलांतर है। ठीक है, यदि प्रेरण प्रतिघात धारिता प्रतिघात के बराबर हो, ये कंडीशन आपको रखना जरूरी है अनुनादी आवृत्ति के लिए। प्रेरण प्रतिघात यानी ओमेगा एल और जो धारिता प्रतिघात है 1 ओमेगा सी, ये दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। ये दोनों को बराबर रखे बिना अनुनाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो देख सकते हैं आप ऊपर ये, यहाँ पर आप अगर ओमेगा एल और ओमेगा सी को बराबर करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 0। तो tan phi इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, tan phi इज इक्वल टू मिल जाएगा 0, यानी कि phi इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, यानी कि कलांतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, phi इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस स्थिति में v और i समान कला में होंगे। ठीक है, तो जो हमने फेजर डायग्राम बनाया था इस प्रकार से, इस दिशा में i था और इस दिशा में v था, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही दिशा में आ जाएंगे जब इनके मध्य कलांतर 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से z इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, z इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा z आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी। इसकी वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, 0। तो z इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, r, यानी प्रतिबाधा जो है परिपथ की वो प्रतिरोध के बराबर हो गई। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो प्रतिबाधा का मान क्या होता है, वो न्यूनतम होता है, इससे परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम हो जाता है। ठीक है, तो यही स्थिति क्या कहलाती है, अनुनाद की स्थिति कहलाती है। तो अनुनाद की स्थिति के लिए आपके पास कंडीशन क्या है, अनुनाद की स्थिति के लिए आपके पास कंडीशन है कि ओमेगा एल किसके बराबर होना चाहिए, 1 ओमेगा सी है। तो यहाँ से देख सकते हैं ओमेगा किस तरफ ट्रांसफर कर दो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एल सी या ओमेगा इज इक्वल टू 1 रूट ओवर एल सी। ये समीकरण नंबर 9 हो गया। लेकिन ओमेगा का मान क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ठीक है, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, तो कोणीय वेग का मान इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जहां न्यू क्या चीज़ है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति है। ठीक है, तो समीकरण 9 में मान रखिए, तो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 1 रूट ओवर एल सी, या फिर न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर एल सी। यही क्या है, अनुनादी आवृत्ति है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति जिसके लिए श्रेणी एल सी आर अनुनादी परिपथ में बहने वाली धारा अधिकतम होती है, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति न्यू 0 होती है। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है अथवा वाला क्वेश्चन, अथवा वाले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, क्या बोला गया है, एलआर परिपथ में परिणामी विभवांतर प्रतिबाधा तथा धारा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए और धारा और विभवांतर के बीच कलांतर दर्शाने वाला ग्राफ कीजिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, एलआर परिपथ इस प्रकार से है, इसमें ये आर है। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, आपका एल है, और ये एसी सोर्स है। ठीक है, तो सेम टू सेम जैसे आपने ऊपर का किया है उसी प्रकार से आप लेकर के चलेंगे। आरोपित जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज लेंगे वो कितना लेंगे, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। किसी क्षण अगर परिपथ में प्रवाहित धारा आई है तो प्रतिरोध अगर आर है तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर वी आर इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। आप देख सकते हैं प्रेरकत्व एल के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा, वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल। फेजर डायग्राम बना लीजिए, हमेशा ये आई की दिशा होगी और ये वी की दिशा होगी और ये वी एल की दिशा होगी। ठीक है, दोनों के बीच में कलांतर कितना दिख रहा है, फाई दिख रहा है। ठीक है, तो इसको लेकर के हम चलते हैं। विभवांतर वी आर और धारा आई समान कला में होंगे, देख सकते हैं विभवांतर वी आर और धारा आई की दिशा क्या है, सेम है दोनों की, इसलिए दोनों समान कला में होंगे। जबकि वी एल जो है ये धारा आई से कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है, तो दोनों के बीच में कलांतर कितना हो जाएगा, 90 अंश होगा। और ये क्या है, वी एल आई से अग्रगामी है, इस तरफ बढ़ रहा है इसलिए अग्रगामी है। ठीक है, स्पष्टता वी एल और वी आर के बीच में कितने का कलांतर हुआ, 90 डिग्री का कलांतर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिणामी विभवांतर क्या बोलता है, यदि वी एल और वी आर का परिणामी कितना हो, वी हो, तो फेजर डायग्राम से क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो समीकरण 1 और 2 से वैल्यू पुटअप करिए, वैल्यू पुटअप करने पर आपको मिल जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। तो वी आर की जगह आई आर और वी एल की जगह आई एक्स एल। सिंप्लीफाई करिए तो वी इज इक्वल टू आई कॉमन निकल गया, रूट ओवर कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, या वी इज इक्वल टू आई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। यही परिणामी वोल्टेज का सूत्र है। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा प्रतिबाधा पे। प्रतिबाधा किस प्रकार से निकलेगी, समीकरण 3 से आप क्या बोल सकते हैं, वी अपॉन आई इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। समीकरण नंबर 4 हो गया।
समीकरण 4 की ओम के नियम से तुलना करने पर आपको क्या मिल जाएगा, √r² प्लस XL² इस परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध होगा। इसे परिपथ की क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। इसे Z से दर्शाते हैं। सेम टू सेम जैसे आपने LCR परिपथ के लिए निकाला था, पूरा का पूरा वैसे ही निकल रहा है। इसमें L और R है, C नहीं है, ठीक है। तो सेम आपका प्रोसीजर होगा सब कुछ निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप XL इज इक्वल टू क्या, ओमेगा एल, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू √r² प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर। यहाँ से Z इज इक्वल टू √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर मिल गया। यही क्या है, आपका प्रतिबाधा का सूत्र है। अब आ जाते हैं धारा का व्यंजक निकालने के लिए। तो धारा का व्यंजक किस प्रकार से निकालोगे, परिपथ में बहने वाली धारा कितनी है, I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t माइनस फाइव। फाई क्या चीज़ है यहाँ पर, कलांतर, tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ जाइए, यहाँ से क्या मिल गया, I इज इक्वल टू V0/2 ये फार्मूला होता है। तो V0/√r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, Y0 इज इक्वल टू V²/√r² प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। यही क्या चीज़ है, आपके धारा का व्यंजक है। अब अगले सवाल में आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 ध्यान से समझेंगे क्या लिखा हुआ है। अरुण अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था। वहां से एक ट्रक गुजरी जिसमें लिखा था सावधान विस्फोटक सामग्री। ट्रक से एक जंजीर बंधी थी जो जमीन को स्पर्श कर रही थी। अरुण ने अपने दोस्तों को समझाया कि ट्रक की गति के दौरान उसकी धुरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को काटती है। फलस्वरूप उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। प्रेरित आवेश का जंजीर के द्वारा क्षरण होता है जिससे विस्फोटक पदार्थ सुरक्षित बने रहते हैं, ठीक है। अब ये पढ़ने के बाद आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्या बोलता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है। तो आप लोग जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होगा, जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य क्या होगी, आपेक्षिक गति होगी। तो आपेक्षिक गति होने से कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ठीक है। प्रेरित धारा की दिशा बताने वाले नियम को लिखिए हैं। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम मैंने ऊपर बताया है, इसको देख करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरे प्रश्न में आ जाइए। अरुण ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया है। तो अरुण ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के गुण को समझाया तथा इसके लाभ को प्रदर्शित किया, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कैसे हो रहा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो ट्रक का एक्सल है यानी धुरी जो है वो क्या कर रही है, पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र की रेखाओं को काट रही है। तो दोनों में से कोई एक गति करना चाहिए, या तो चालक गति करना चाहिए या चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में से एक चीज़ गति कर रही है, इसलिए क्या होगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न होगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वजह से विद्युत आवेश उत्पन्न होंगे। वो आवेश ट्रक की पूरी बॉडी पर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। यदि किसी कारणवश आवेश के टकराने से ऊर्जा उत्पन्न हुई तो वह ऊर्जा क्या कर सकती है, जो विस्फोटक पदार्थ है उसमें आग लगा सकती है और विस्फोट हो सकता है। तो इसलिए नीचे में क्या लगा दिया जाता है, ये जंजीर लगा दी जाती है। तो जंजीर के माध्यम से क्या होता है, वो आवेश जो है जंजीर से होते हुए क्या हो जाते हैं, भू संपर्कित हो जाते हैं, यानी कि अर्थ हो जाते हैं, ठीक है, अर्थ में चले जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर आवेशों का एकत्रीकरण नहीं होता है और किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसी का अथवा का क्वेश्चन है। एक सुबह एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर में लगे विद्युत आपूर्ति मेंस के किटकैट के फ्यूज तार बदलने के लिए नंगे पैर चल रहा था। एकाएक वह फर्श पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी ने सहायता के लिए आवाज़ लगाई। उनके पड़ोसी के पुत्र अनिल ने आवाज़ सुनी और जूता पहनकर उस स्थान की ओर दौड़ लगाई। उसने लकड़ी के एक डंडे की सहायता से मुख्य आपूर्ति को बंद किया। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या बोला गया, भारत में मुख्य आपूर्ति की वोल्टता की आवृत्ति क्या है। तो मुख्य आपूर्ति की वोल्टता की आवृत्ति है 250 हर्ट्ज और मुख्य आवृत्ति की वोल्टता कितनी होती है, 220 वोल्ट। ये घरेलू सप्लाई के लिए कितना वोल्टेज और कितना फ्रीक्वेंसी है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर क्या बोला गया, आजकल जो विद्युत उपकरण प्रयुक्त हो रहे हैं उनमें अधिकांश के लिए AC वोल्ट प्रयुक्त करते हैं, क्यों, ठीक है। तो सिंपल सा रीज़न है कि AC वोल्टेज जो होता है उसको ट्रांसफार्मर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसको अप एंड डाउन करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक के भेज सकते हैं। यही काम हम DC के लिए कर सकते हैं, लेकिन DC को ऐसा करने में एक तो लागत बहुत ज़्यादा आती है, दूसरा क्षरण जो होता है, क्षरण यानी कि जो ऊर्जा की हानि होती है, विद्युत ऊर्जा की हानि वो ज़्यादा होती है DC में, और AC में वो विद्युत ऊर्जा की हानि कम होती है, ठीक है। तो इसलिए AC को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना आसान होता है। दूसरा क्या है रीज़न कि AC को आसानी से आप DC में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए घरों में बहुत सारी जगह पर जो उपकरण चलते हैं वो AC से चलते हैं, कुछ उपकरण कैसे चलते हैं, DC से भी चलते हैं, जैसे आपका लैपटॉप या मोबाइल। तो अगर AC सप्लाई घर में है तो उसको आप आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हो, DC में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और AC को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। इसलिए ज़्यादातर जो उपकरण होते हैं घर में उपयोग होते हैं वो किस पर कार्य करते हैं, AC पर ही कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल द्वारा किए गए क्रियाकलाप में प्रदर्शित किन्हीं दो गुणों को लिखिए, ठीक है। तो अनिल ने कौन कौन से गुणों को प्रदर्शित किया, अनिल ये जो पूरा का पूरा क्रियाकलाप था उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि विद्युत उपकरण को छूते या सुधारते समय हमें नंगे पाँव नहीं होना चाहिए, उसकी बजाय पैरों में रबड़ की चप्पल या फिर जूते पहनने चाहिए, ठीक है। दूसरा, इससे क्या होगा, झटका नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा गुण क्या चीज़ प्रदर्शित किया था अरुण ने, कि वो जो व्यक्ति जो बेहोश होकर के नीचे गिर पड़ा था उसको विद्युत का झटका लगा था, ठीक है। तो वहाँ पर विद्युत लीकेज था, लीकेज यानी कि धारा वहाँ पर लीकेज हो रही थी, ठीक है। तो उस स्थान पर अगर आप हाथ से छुएंगे तो फिर से आपको भी झटका लग सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए उस स्थान को छूने के लिए
पहले हमको किसका उपयोग करना चाहिए, लकड़ी या फिर रबड़ की चीज़ का उपयोग करना चाहिए। तो लकड़ी से ही उसने जो मेंस की आपूर्ति थी उसको बंद किया था अनिल ने। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं जो हमको इस सवाल से समझ में आई हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप आकर के आपका जो असाइनमेंट है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये जो असाइनमेंट है इसका सलूशन आप लोगों को पसंद आ रहा है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हम लोगों के लिए मोटिवेशन है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ही अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। वैसे भी हमारे कंटेंट सबसे यूनिक है, सबसे अलग है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद ही महसूस कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।